नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी कोई चर्चा करें इसके पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए पिछले 5 नवंबर का है, जब अमित शाह आए थे मुजफ्फरपुर। उन्होंने लंबा भाषण किया था, लेकिन कोई 1 मिनट का वीडियो पिछले 2 दिनों से बहुत ही वायरल हो रहा है, पक्ष में भी विपक्ष में भी। मतलब जेडीयू आरजेडी वाले भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। इसके कई मायने हैं, तो पहले वीडियो देख लिया जाए। पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने आज देश के 60 करोड़ गरीबों को आगे आने का रास्ता प्रशस्त किया है। और ये कहते हैं इंडी अलायंस वाले, जितनी जिसकी आबादी इतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ठीक है लालू जी, सबसे ज्यादा आपके सर्वेक्षण में इकोनॉमिकल बैकवर्ड आया है। क्या आप घोषणा करोगे कि इंडी अलायंस का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज से होगा? इसकी क्या आप घोषणा करोगे? लालू जी मेरी बात का जवाब। तो अजीत जी, आपने वीडियो देखा और सुना भी, समझा भी। जब इस वीडियो की क्लिपिंग को हम देखते हैं जिसे वायरल किया जा रहा है, तो इसमें कई बातें दिखाई पड़ती है, पक्ष विपक्ष दोनों में, दोनों ही पक्षों के लिए। पहली बात तो अमित शाह ने कही कि ये जो जातीय गणना है उसमें गड़बड़ी की गई है, यादव और मुसलमान की आबादी बढ़ा दी गई। तो देखिए, अब कई लोगों ने यह कहना शुरू किया कि यादवों के बारे में अमित शाह ने जो कहा, चलिए वो तो आरोप था, यादवों से बीजेपी कन्नी भी काटती दिख रही है, लेकिन मुसलमानों की आबादी बढ़ा दी गई है। इसका मतलब तो यह है कि मुसलमानों की वास्तविक आबादी नहीं बढ़ी है। अमित शाह ने यह मान लिया। दूसरी बात, जो अमित शाह लालू यादव को चैलेंज कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ईबीसी की बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कह दिया इकोनॉमी बैकवर्ड, लेकिन वे अति पिछड़ों की ही बात कर रहे हैं। और उन्होंने लालू यादव से पूछा कि क्या आप किसी ईबीसी वाले को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं? देखिए, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम, नीतीश कुमार सीएम, दोनों बैकवर्ड क्लास से आते हैं। अब बात ईबीसी की हो रही है, 36% की। तो ये जो वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने 2025 का प्लान तैयार कर रखा है, और यह बात भी करीब करीब तय है कि यदि बीजेपी को सत्ता मिलती है बिहार में, तो वह किसी ईबीसी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन चेहरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और जब चेहरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जो अभी दावेदार हैं, जो रेस में हैं, जिनके नामों की चर्चा होती है, पहले नित्यानंद राय की चर्चा हो रही थी, जाति से यादव, सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही है, जाति से कुशवाहा, और विजय सिन्हा, खैर अब तो किसी सवर्ण की बात ही नहीं कर सकते हैं, तो वे भी दावेदारों में मान लिए जाते हैं। तो ऐसी सूरत में 2024 का चुनाव तो होगा ही होगा, लेकिन 2025 में क्या अमित शाह ने जो कहा, अमित शाह नंबर 2, उसके बाद बिहार में बीजेपी का चेहरा तय है, और जो मौजूदा चेहरे हैं वो चेहरे नहीं है। इस पर कुछ मार्गदर्शन करें, हम लोग चर्चा करें। अजीत जी, वीडियो तो आपने देखा है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, कोई भी पार्टी जब विपक्ष में होती है तो वह एक बात कहती है, और जब चुनाव जीत जाती है और जब सरकार बनाती है, तब वो जो काम करती है वो उससे अलग भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो जैसा विपक्ष में रहते हुए या चुनाव से पहले उस पार्टी ने कहा हो। तो अगर अभी उन्होंने कहा, अभी उन्होंने चुनौती दी अमित शाह ने लालू प्रसाद को, और एक तरह से वो चुनौती नीतीश कुमार के लिए भी थी कि भाई अगर आप इतने बड़े रहनुमा हैं अत्यंत पिछड़ी जातियों के, तो क्यों नहीं उसका मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, बहुत जायज सवाल है। एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया गया था और 9 महीने में हटा दिया गया,
और अब कह रहे हैं नीतीश कुमार की वो उनकी मूर्खता थी जो उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो पिछले 33 साल में 9 महीने का कार्यकाल छोड़ दे तो सिर्फ 2 जातियों को या 2 नेताओं को मौका मिला है राज चलाने का। जबकि उस समय भी जो ईबीसी का वोट हम लोग जिसको कहते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट एनेक्स्चर 1 की जो जातियां हैं, तब भी उनका बहुमत इतना ही था, उनकी संख्या तो तब भी इतनी ही थी और वो इसी अनुपात में वोट करते थे। पहले उन्होंने लालू प्रसाद को अपना मसीहा माना हुआ था और बाद में नीतीश कुमार को अपना मसीहा माना। तो ये उनकी ही बात करते रहे और जब सत्ता में पद पर बैठने की बात आई तो पहले लालू प्रसाद जी जब थे उन्होंने फिर अपनी पत्नी को बिठाया, फिर अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो एक कहने की बात अलग होती है, जब आप पिछड़ों के मसीहा हैं तो फिर इस क्यों पिछड़ों के मसीहा हैं तो कोई दूसरा पिछड़ा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, आप ही का बेटा क्यों बनेगा? तो ये एक समय जब आप होते हैं बाहर सत्ता से और जब चुनाव लड़ रहे होते हैं, जब एक नैरेटिव या एजेंडा सेट कर रहे होते हैं, तब आप एक बात कहते हैं। जब आप चुन लिए जाते हैं तब आप एक काम करते हैं। तो अभी अमित शाह और उनकी पार्टी बिहार में विपक्ष में है और तमाम लड़ाई के बावजूद 15 में जब वो अकेले लड़े थे तो हार गए थे। अकेले क्या मतलब, दूसरी 2-3 पार्टियों को लेकर के जब लड़े थे, नीतीश कुमार से अलग होकर के लड़े थे। तो अब इस बार फिर एक तरह से हम लोग मान सकते हैं कि नीतीश कुमार से अलग होकर के लड़ने की तैयारी है और उस तैयारी के क्रम में ये एक बात कही जा रही है, एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं हम उनको उनका नेता बना सकते हैं। और ये मैसेज देने का तरीका ये है, वो डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैसेज देने का तरीका ये है कि वो लालू प्रसाद यादव को चुनौती दे रहे हैं कि आप बना सकते हैं क्या। तो ये एक क्या है, अभी भी आप देखिए ज्ञानेश्वर जी कि उन्होंने उस जो पूरा समुदाय है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, उसकी लीडरशिप नहीं डेवलप हुई। कर्पूरी ठाकुर आखिरी नेता थे, बड़े नेता आखिरी कर्पूरी ठाकुर थे, आखिरी क्या पहले भी वही थे और उनके बाद फिर कोई नेता नहीं बना, या हम लोग ये कह सकते हैं कि नहीं बनने दिया गया। उसके लीडरशिप में एक वैक्यूम क्रिएट किया गया, जानबूझ करके वैक्यूम क्रिएट किया गया। और कर्पूरी ठाकुर किसी की कृपा से या किसी के बेटा थे न किसी के भतीजा थे, इसके बावजूद वो बने थे, अपने दम से बने थे, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी मेहनत, अपनी सक्षमता से वो बने थे, लेकिन उसके बाद कोई नहीं बना। और आप देखिए कि लीडरशिप भी नहीं डेवलप हुई। और इसमें हम ही लोग एक दिन चर्चा कर रहे थे, तब आपने बताया था कि सिर्फ एक राज्यसभा एमपी ईबीसी क्लास से आते हैं, रामनाथ ठाकुर। हाँ बिल्कुल, कर्पूरी ठाकुर के बेटे। हाँ, कर्पूरी ठाकुर के बेटे। और लोकसभा के भी एमपी में आप गिनेंगे तो ऐसी गिनती के निकलेंगे ईबीसी के। तो और लीडरशिप आप देखिए, जब लीडरशिप आप देखेंगे तो आप लीडरशिप में देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो दोनों पार्टियों के 6 नेताओं का हमने नाम लिया, इसमें कहां ईबीसी है कोई? बीजेपी में भी बीजेपी ने तो मान लीजिए कि अभी एक विधान परिषद में नेता बनाया है, हरीश सहनी विधान परिषद में नेता बने, तो वो भी एक प्रतीकात्मक ही है। वो ऐसा नहीं है कि उनसे उनकी लीडरशिप डेवलप कर दी बीजेपी ने, वो एक प्रतीकात्मक तौर पर एक नेतृत्व उन लोगों ने। उनके भी प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। लेकिन वो कहने के लिए बीजेपी ये कह सकती है कि हमारा प्रधानमंत्री अत्यंत पिछड़ी जाति का है और हमने बिहार में भी एक अत्यंत पिछड़ी जाति का नेता आगे किया है। इस बात से हम लोग इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हैं कि बीजेपी जब जीत जाए, अगर अति पिछड़े अगर वोट दे दे तो वो किसी अति पिछड़े को नेता बना देगी। आप देखिए अभी आप क्या अति पिछड़ा का कौन नेता है बीजेपी में? आप बिहार में बैठे हैं और तमाम नेताओं से आपको मुलाकात बात होती है, कोई नेता है जिसको बीजेपी ने आगे किया हो और जो एकदम चमकदार चेहरा हो, जिसको लगे जिस तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं। वही एक अच्छा प्रयोग बीजेपी ने किया कि गैर यादव लीडरशिप डेवलप की उसने। गैर यादव लीडरशिप डेवलप करने का मतलब कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो वो गैर यादव लीडरशिप अब उसकी मजबूत हो गई है। अब इसमें दिक्कत क्या है, जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, जिस पॉलिटिक्स पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ईबीसी का जो राग छेड़ा है अमित शाह ने, उसमें बड़ा जोखिम है, खतरा है ज्ञानेश्वर जी। अब ये आप पहले तो आपने कल्टीवेट किया कुशवाहा जाति को, और ये एक मैसेज है और ये सही भी है। कुशवाहा से भी पहले आपने यादव को कल्टीवेट करने की कोशिश की थी, नित्यानंद राय को बहुत आगे ले गए थे, लेकिन लगा कि ये प्रयोग सफल नहीं हो रहा है। दीजिए बिल्कुल, तो उसको छोड़ दिया उस प्रयोग को। फिर अब आप जो अगले चुनाव के लिए जो आप लीडरशिप कल्टीवेट किए, वो कुशवाहा लीडरशिप आपने कल्टीवेट किया, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया,
उपेंद्र कुशवाहा वापस आपकी पार्टी के साथ आकर के जुड़े, और ये माना जा रहा है कि नेतृत्व नहीं मिलने की वजह से धानुक समाज के लोग भी नाराज हैं नीतीश कुमार और जेडीयू आरजेडी के उससे। तो आपने धानुक और कुशवाहा को अपनी तरफ करने की कोशिश की, और अब अगर आप वापस ईबीसी का कार्ड खेल रहे हैं, अगर आप ईबीसी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये जो जाति है जिसकी 6% 7% आबादी है, ये तो आपसे नाराज हो सकता है। इसमें अगर मैसेज जा रहा है कि अगर आपकी सत्ता आएगी तो आप कुशवाहा या धानु को नहीं बनाएंगे, तब तो ये फिर क्यों आपके साथ जुड़ेगा, किस उम्मीद में जुड़ेगा? ये तो इस उम्मीद में ये लोग अभी जो ये चर्चा है और ये बात हो रही है कि कुशवाहा पूरी तरह से और धानु कुशवाहा जुड़ेगा बीजेपी से, तो फिर वो क्यों जुड़ेगा अगर उसके मन में ये दुविधा हो जाती है कि उसका आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? फिर तो वही घर वापसी हो जाएगी, तब तो घर वापसी हो जाएगी। फिर घर वापसी भी हो सकती है, क्योंकि फिर तो ज्यादा रिलायबल नेता उनको लगेंगे कि नीतीश कुमार चलो मुख्यमंत्री तो है जी, और उसके साथ अलाइन कर जाते हैं, हम उसके साथ अलाइन कर जाते हैं। तो ये एक जोखिम का मामला है, और ये जोखिम इसलिए हो गया ज्ञानेश्वर जी, ये कोई जानबूझ करके नहीं हुआ है। बीजेपी हमेशा स्ट्रेटेजिकली कोई स्टेटमेंट करती है, बीजेपी का कोई नेता करता है। इस मामले में दिक्कत क्या है, जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और 2 बार हम लोगों ने एकदम इस पर ये आपने लिख करके ये चलाया हुआ है कि फंसा दिया है लालू यादव और नीतीश कुमार ने बीजेपी, बिल्कुल फंसा दिया है। इसलिए ये कंफ्यूजन में ये बीजेपी के बड़े नेता इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये कोई बहुत राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, ये कतई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है। आप इसमें समझ नहीं आ रहा है, आपको कंफ्यूजन में है, इसीलिए आप बार बार कुछ पहले आपने इसको जस्टिफाई करना शुरू किया जाति गणना को। पहले तो ये कहते रहे कि जाति 2 ही है, अमीर और गरीब की। फिर कहते रहे कि हमारा 80-20 का है, 80% हिंदू है, वो हमारा वोटर है, तो पूरा हिंदू आपका था। फिर गरीब आपका था। फिर आप इस लाइन पर आए कि नहीं, जाति गणना को हम ही ने सपोर्ट किया था, हमारे कहने से जाति गणना हुई। तो अब आप उसमें भी अब ईबीसी में चले गए कि ईबीसी को आप क्यों नहीं बनाते हैं। तो ये जो 4-5 स्टेटमेंट हैं और सब अलग अलग स्टेटमेंट हैं, वो कोई एक सिंक नहीं हो रहा है। वो लग रहा है कि सब बिखरा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है पार्टी को कि इस पर क्या स्टैंड लें, इस मामले में कौन सा स्टैंड हमको वोट दिला सकता है और कौन सा स्टैंड हमारे वोट को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, हमारा जो समीकरण है उस समीकरण को बिगाड़ सकता है। इस घबराहट का या इस कंफ्यूजन का एक संकेत वो भी है जो आपने सबसे पहले बात कही कि ये भी कहा गया कि मुसलमान की आबादी बढ़ा चढ़ा करके बताई गई। बिल्कुल सोचिए, ये तो जो कोर स्टैंड है बीजेपी का, ये तो उससे पीछे हटना हो गया। अब इस पर कोई जवाब पूछे, किसी ने पूछा नहीं तो इस पर तो सबसे पहले गिरिराज सिंह से पूछा जाना चाहिए। उनके पास जिलावार एक लिस्ट है, हर जिले की एक लिस्ट है उनके पास, और आप चाहेंगे तो जिले के साथ साथ बस्तियों की भी एक सूची वो आपको दिखा सकते हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो तो ये मानते हैं कि जितना बताया जा रहा है इससे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अमित शाह कुछ दूसरी बात कह रहे हैं, और अमित शाह कह रहे हैं कि जितना बताया जा रहा है उससे कम है। तो ये भी एक कंफ्यूजन है। हम लोग शुरू से ये मानते आ रहे हैं कि 16% मुस्लिम आबादी और 14% यादव आबादी। ये इसलिए है 1931 की जो जनगणना हुई थी, इसमें प्रिसाइजली 13% यादव आबादी थी, 13% आबादी थी यादव की। और लेकिन तब ये आज का जो झारखंड है वो भी तब इसी में था, और उसके अनुपात की वजह से ये आबादी पहले 13% थी, जब वो कट गया झारखंड तो ये आबादी थोड़ी बढ़ के 14% हो गई। ये पूरी तरह से साइंटिफिक है, उस समय का आंकड़ा जो है उसी आंकड़े का आज प्रतिरूप सामने आया। उसी तरह से मुस्लिम आबादी 16% मानी जाती थी बिहार में। अब अगर वो 17.7 या 17.8 है तो ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि अभी भी बिहार में जो टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुई है उसमें मुसलमान का फिर भी ज्यादा है। बाकी दूसरी जातियों से, हिंदुओं के मुकाबले मुसलमान का की टोटल फर्टिलिटी रेट थोड़ा ज्यादा है, मतलब उनके यहाँ जनसंख्या बढ़ने की दर थोड़ी ज्यादा है। तो वो 17.78% कोई उसको कंटेस्ट नहीं किया जा सकता, वो संभव है कि उतनी आबादी हो। लेकिन बीजेपी तो कहती थी कि जितना बताया जा रहा है आ रहा है, ओवरऑल जो देश में 14.2 14.4 आता है उससे भी ज्यादा है। तो अब आप कह रहे हैं कि कम है, तो ये भी एक कंफ्यूजन का ही नतीजा है कि आप इसको लेकर के कंफ्यूज हैं कि इस जो डाटा आया है जाति गणना का, उस पर किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करें, इसको किस तरह से प्ले करें कि हमारे लिए इलेक्टोरल गेन का ये इशू बन जाए, इस पर हम इलेक्टोरल गेन हासिल कर सकें। तो ये टोटल कंफ्यूजन है। इस पर चूंकि पार्टी स्ट्रेटजी नहीं तय कर पाई, पार्टी लाइन नहीं तय कर पाई, और ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतने सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है बीजेपी, और जाति जनगणना जब बीजेपी को भी पता ही होगा कि अब ये होना है और इसके आंकड़े आने हैं, इसको रोक नहीं सकते हैं, तो
पहले से उन लोगों ने क्यों नहीं स्ट्रेटजी तय की, क्यों नहीं अपनी लाइन तय की और क्या प्रोजेक्ट करना है, ये पहले से क्यों नहीं तय किया, ये समझना बड़ा मुश्किल है। ये इससे लग रहा है कि बीजेपी अभी इस पूरे इसके जो जाल में, जो जाति गणना का जाल है, उसमें फंसी हुई है। जाति जनगणना के जाल में फंसी हुई। और देखिए, जब अति पिछड़ी जमात, अति पिछड़े नेतृत्व की बात हम करते हैं भाजपा के नजरिए से, तो कभी प्रेम कुमार चेहरे थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। 2020 में जब सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, तो दो नए डिप्टी सीएम बने, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। लेकिन दोनों का तालमेल सरकार में ठीक से नहीं बैठा, और फिर जब सरकार गिरी, महागठबंधन की सरकार आई, तो ये दोनों भी किनारे कर दिए गए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी। देखिए, एक समय था जब रामेश्वर चौरसिया का बड़ा नाम लिया जाता था, लेकिन अब तो पूरी पूरी वैकेंसी, मुकेश सहनी जो एनडीए की तरफ दिख रहे थे, वो भी, अब उनकी नाव कहां जाएगी, बीच में रहेगी या महागठबंधन की ओर जाएंगे या अंतिम में एनडीए की ओर ही आ जाएंगे। तो इधर तो बिल्कुल ही वैकेंसी, और ये कह रहे हैं, लालू यादव को चुनौती दे रहे हैं कि भाई आप बना दो, तो ये बना पाएंगे। और जो आपने कहा कि ये बहुत बड़ा खतरा है कि यदि आपने कुशवाहा और धानुक को तोड़ने के लिए चाल चली और फिर उनके साथ छल हो जाए, तो वे तो घर वापसी कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में तो बीजेपी के लिए बहुत ही, क्या करें क्या ना करें, न निगलत बनी न उगलत बनी, वो वाली स्थिति हो गई है। तो ये अभी स्थिति हो गई है, इस वजह से हो गई है क्योंकि बीजेपी ने पहले से इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। कि हमको ऐसा लग रहा है कि तभी उसने स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाति गणना को लेकर के कि क्या आंकड़े आएंगे, ये भी मोटे तौर पर लोगों को पता था। हम लोग बहुत पहले से जो सुनते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को नहीं पता होगा कि 54% ओबीसी हिंदू आबादी आएगी। हिंदू ओबीसी की आबादी 54% है, ये हम लोग काफी पहले से सुनते आ रहे हैं, तो बीजेपी को भी पता ही होगा। इसके बावजूद उसकी स्ट्रेटजी नहीं बनी और लीडरशिप डेवलप नहीं होना, तो वो हम लोग पहले भी एक बार बात इस पर कर चुके हैं ज्ञानेश्वर जी की। बहुत डेलिबरेट तरीके से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए उन्होंने लीडरशिप नहीं डेवलप होने दी। जो अल्टरनेटिव लीडरशिप, जो दूसरे कास्ट का, जो ऐसी जातियां जो सत्ता में जिनकी सीधी भागीदारी नहीं हो रही थी ओबीसी का राज आने के बाद भी, मंडल की राजनीति के बाद भी जिन जातियों की सीधी भागीदारी नहीं हो रही थी, उनकी लीडरशिप डेवलप न हो, इसकी बड़ी कोशिश की गई। बीजेपी अपना ऑल्टरनेटिव लीडरशिप हर जाति से खड़ा करे, ये नहीं होने दिया गया। और किस जाति से लीडरशिप खड़ा हो सकता था? हर जाति से बीजेपी का बड़ा नेता खड़ा हो सकता था। आज पासवान वोट के लिए 5% पासवान वोट के लिए बीजेपी चिराग पासवान पर निर्भर है, पशुपति पारस पर निर्भर है, उसके पहले रामविलास पासवान जी पर निर्भर थी। जबकि संजय पासवान, हमको ध्यान है कि इतनी तेजी से उभरे थे बिहार प्रदेश में और पूरे देश के राजनीतिक क्षितिज पर। और हमको जिस समय वो केंद्र में मंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तब इंडिया टुडे ने 25 इमर्जिंग चेहरों की फोटो छापी थी अपने कवर पर कि देश के ये 25 चेहरे हैं जो आगे लीडरशिप देंगे, देश का नेतृत्व करेंगे। उसमें भी संजय पासवान का चेहरा था। उतना बड़ा चेहरा जिसको उस समय, आज से 20 साल पहले, 20 साल से भी पहले, 22-24 साल पहले केंद्रीय मंत्री बनाया गया, तो वो चेहरा आज कहाँ है? नहीं है। तो क्यों उसको केवल एमएलसी है, केवल वो भी अभी जाकर के बने, बीच में तो काफी दिन वो भी बियाबान में भटकते रहे। तो वो आपको 5% वोट के लिए किसी और पर नहीं निर्भर रहना होता। इसी तरह से प्रेम कुमार को अगर आपने उनको लीडरशिप दी होती, वो चंद्रवंशी जाति से आते हैं और गया के पूरे उस इलाके में उनका जिस तरह का होल्ड है, जो जाति की पकड़ है कई सीटों को लेकर के, और एक चेहरा था आपका, पुराना चेहरा था बीजेपी की, आइडियोलॉजिकल चेहरा था, आरएसएस बीजेपी का आइडियोलॉजिकल चेहरा था, आपने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। रामेश्वर चौरसिया, जिनको केंद्र सरकार, केंद्रीय मतलब भाजपा के केंद्रीय संगठन में सचिव थे, महामंत्री थे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के प्रभारी रहे, उनको फिर आपने आगे नहीं बढ़ने दिया। चुनाव कामेश्वर चौपाल को देखिए, वही अगर आप दूसरी तरफ जाते, दलित वोट में ही कामेश्वर चौपाल का कितना बड़ा चेहरा था, आपने खड़ा किया था, उनसे पहली ईंट डलवाई थी अयोध्या में जब शिलान्यास हुआ था। तो ये सब नेता अगर होते, अगर इन सब नेताओं को फलने फूलने दिया गया होता और दबाया नहीं गया होता, तो बीजेपी को तो आज लीडरशिप का संकट नहीं होता, न पासवान में होता, यानी दलित में भी नहीं होता, महादलित में भी नहीं होता, अत्यंत पिछड़ी जाति में भी नहीं होता। पिछड़ी जाति में भी आपको नेता खोजना नहीं पड़ता। तो ये किया नहीं बीजेपी। अजीत जी, अमित शाह जो चुनौती देते हैं, और यदि हम पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात देखें, वहां केशव प्रसाद मौर्य को 2017 के पहले किस रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था?
और वहां केशव प्रसाद मौर्य की जमात का वोट लेने के लिए क्या सब कोशिशें की गई थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य किस तरीके से किनारे लगा दिए गए यह भी देखा। जब नतीजे आए तो मनोज सिन्हा की चर्चा होने लगी। कहा गया कि दिल्ली दरबार ने तो हरी झंडी दिखा दी। वे काशी विश्वनाथ में पूजा भी कर चुके थे, टेक ऑफ करने की तैयारी में थे। तब तक योगी आदित्यनाथ और बीजेपी लगातार चुनावों की तैयारी करती रहती है। लोकसभा चुनाव की तैयारी तो कर ही रही है, विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रही है। हम बिहार के अलग जाकर यदि हम पड़ोसी झारखंड की बात करें, जहां अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव भी है, अभी अभी हमने देखा कि रघुवर दास को किनारे लगा दिया गया, देखिए राज्यपाल बना दिए गए। तो वहां रघुवर दास के खिलाफ जो कुछ मसला था, या अब रघुवर दास के जो खिलाफ थे लोग, उन्हें भी पार्टी के भीतर लाने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी के भीतर ये कंफ्यूजन या बीजेपी की ये तैयारी, केशव प्रसाद मौर्य का हाल, कैसे वो किसी जात और जमात को संतुष्ट कर पाएगी। झारखंड में रघुवर दास मुख्यमंत्री बनाए गए, चुनाव हार गए सरयू राय के हाथों, और अब खबर आ रही है कि सरयू राय को ही वापस लाया जा रहा है। ये सारी स्थितियां परिस्थितियां क्या कहती है? वही हमने पहला मेरा वो था, रिमार्क्स था कि जब आप जी विपक्ष में होते हैं तब एक बात कहते हैं, तब आप नैरेटिव सेट करने के लिए कुछ चीजें कहते हैं, और जब आप सत्ता में आते हैं तो कुछ और करते हैं। जी इसलिए ये हमेशा दिखाई देता है। केशव जी प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे जब 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ी थी, वहां वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और एक तरह से उनका चेहरा प्रोजेक्ट किया हुआ था, एक तरह से प्रोजेक्टेड चेहरा था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप जी उसके साथ ही आप इस बात को कनेक्ट करिए, जोड़िए कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को ले आकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाया गया था लोकसभा का। जी ये भी अपने आप में बड़ी अद्भुत बात थी। आमतौर पर कोई मुख्यमंत्री इस तरह से किसी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जाकर के लोकसभा का चुनाव तभी लड़ता है जब उसको प्रधानमंत्री वगैरह बनना होता है। लेकिन ये उमा भारती को लड़ाया गया था झांसी से, और वो चुनाव जीत गई और फिर किनारे कर दी गई। लोध जाति की हैं, और वो जब चुनाव लड़ी तो ये मैसेज था एक तरह से कि महिला है और पिछड़ी जाति की हैं तो क्या पता मुख्यमंत्री बन जाए उत्तर प्रदेश में भी। जिस तरह से ये नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के भी रहे, तो क्या पता कि उमा भारती भी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश की भी मुख्यमंत्री बन जाए। तो वो जी चुनाव लड़ी, झांसी से एमपी हो गई, और उन्होंने खूब प्रचार किया। ये मैसेज, तो इसका मैसेज था दो चेहरों से, उमा भारती और केशव मौर्य से, कि लोध और कोयरी कुर्मी वोट ये हमको मिल रहा है। ये दो नेता हैं और ये एक बड़ा चंक होता है गैर यादव ओबीसी वोट को एकजुट करने के लिए। ये सबसे बड़ा है वोट का, ये जी जो जातियां हैं, सबसे ज्यादा जाति आबादी वाली जातियां हैं। तो इनके दो बड़े चेहरे दिखाए, और जब सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए। तो ये झारखंड में भी आप देखिए, पिछला चुनाव रघुवर दास के चेहरे पर बीजेपी लड़ी थी, वो मुख्यमंत्री थे, और पार्टी ने परफॉर्म अच्छा किया था, उसने 25 सीटें जीती थी। उसके पहले तो एक चुनाव हुआ था जिसमें पार्टी 18 सीट पर आ गई थी, फिर जी वो जीत करके 36 सीट पर आई। तो लेकिन अब ये उस समय, अब पार्टी को तो वहां दूसरी पॉलिटिक्स करनी है। वहां उसने बाबूलाल मरांडी जो आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और अमर बावरी जो हैं वो दलित समाज के हैं, उनको विधायक दल का नेता बनाया है। और जेएमएम छोड़ करके आए हुए हैं जेपी पटेल, जो बड़े नेता झारखंड के टेकलाल महतो के बेटे हैं, उनको सचेतक बनाया है। तो ओबीसी जी चेहरा में जयप्रकाश पटेल हो गए जो कुर्मी हैं, और दलित हो गया विधायक दल का नेता, और आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष। तो बीजेपी ये समीकरण वहां बना रही है, और ये मान के चल रही है, जैसा कई जगह मान के चलती है कि ये जो साहू वोट है, तेली वोट है, बनिया वोट है, ये तो बंधुआ है, ये कहाँ जाएगा, ये थोड़े जेएमएम को वोट दे सकता है, ये तो हम ही को वोट जी देगा। तो ये बिहार में भी ऐसा कई वोट को लेकर के ये धारणा है कि ये कहाँ जाएगा, ये तो हम ही को वोट देगा। तो ऐसा वोट साधो, ऐसी जाति को साधो जो हमको नहीं देता है, या जिसके बारे में ये आशंका है कि वो दूसरी तरफ जा सकता है, जिसको लेकर के आपको संदेह है, तो ऐसी जातियों को ज्यादा साधते हैं। ईबीसी को लेकर के, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, जो अत्यंत पिछड़ा है, जिसकी 36% आबादी है, उसको लेकर के ये धारणा बीजेपी के मन में पता नहीं कितनी है, लेकिन जेडीयू आरजेडी के मन में ये धारणा है कि ये हम ही को वोट देगा। और इसका कारण ये है कि नीतीश कुमार अपने को उसका नेता मानते रहे, और है भी वो। उस जितनी कमजोर और जो वंचित जातियां होती हैं, वो बड़ी और दबंग जातियों से बचने के लिए वोट करती हैं नीतीश कुमार को। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, ये तब होता था, तब ज्यादा होता था जब नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ होते थे।
हमको अभी अभी कल एक व्यक्ति से बात हो रही थी जिन्होंने अपने वो जो उस मुकामा और उस इलाके की भाषा है, उस भाषा में उन्होंने बताया कि आरजेडी और जेडीयू के साथ तालमेल में कितनी दिक्कत हो रही है अति पिछड़ी जातियों को। उन्होंने धानुक समाज को लेकर के भी बताया कि वो समझता हाँ है, हाँ उनका कहना था कि भाई हम लोग तो फसल रोपने वाली जाति हैं और ये फसल उखाड़ने वाली जाति है, तो हमारा जी तालमेल कैसे होगा यादव के साथ? उनके हिसाब से यादव हम्म, फसल उखाड़ने वाली जाति है, तो उसके साथ कैसे तालमेल होगा? तो नीतीश कुमार गए हैं आरजेडी के साथ, तो ईबीसी वोट का जोखिम उनके साथ निश्चित रूप से है। अब उस ईबीसी वोट को हासिल करने के लिए बीजेपी के पास क्या दाव है, बीजेपी के पास क्या चेहरा है, क्या स्ट्रेटजी है बीजेपी के पास? तो जी उसमें बीजेपी के पास अभी सबसे अच्छी स्थिति यह है कि उसके प्रधानमंत्री हैं अति पिछड़ा समाज के, और पहला चुनाव लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव उसके लगभग 1.5 साल के बाद है। तो ये बीजेपी अभी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रह के और नीतीश कुमार को चैलेंज कर सकती है कि भाई आप बना के दिखाइए, आप बना के दिखाइए, आप बना के दिखाइए। ये चैलेंज करने की स्थिति में है बीजेपी, क्योंकि अभी जी बीजेपी को कुछ नहीं बनाना है। हम्म, और जब जब कोई कहेगा कि आप बनाइएगा, तो कहे कि हमारा तो चुनाव होगा तो हम देखेंगे, अभी तो हमने अभी प्रधानमंत्री का चुनाव है और प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है। तो नहीं वो नरेंद्र मोदी ठीक भी है नरेंद्र जी मोदी वो जाएंगे, उनकी ठीक बड़ी सभाएं होंगी, अति पिछड़ा चेहरा जी दिखाएंगे और प्रदेश के हम्म, राजनीति में पिछड़ा चेहरा दिखाएंगे कि गैर यादव पिछड़ा चेहरा है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, गैर यादव जी पिछड़ी जाति के नेता गृह मंत्री गृह राज्य मंत्री हैं और अत्यंत पिछड़ी जाति का हमारा प्रधानमंत्री है। तो ये अपना एक बैलेंस इनमें बीजेपी के पॉलिटिक्स में ये दिख रहा है। जेडीयू आरजेडी का बैलेंस इस मामले में बिगड़ सकता है, क्योंकि कई जातियों के साथ ग्राउंड लेवल पर यादव समाज का कॉन्फ्लिक्ट होता है। नहीं वो ठीक है जी लेकिन जब 2024 के चुनाव की बात होगी और टिकटों का फैसला होगा तो यह भी देखा जाएगा कि जिस तरीके से बीजेपी ईबीसी ईबीसी कर रही है या नीतीश कुमार के वोट बैंक में संधवारी करने की कोशिश कर रही है या कर चुकी है। हमने कल भी कहा था कि नीतीश कुमार खुद को खुद से खत्म कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में देखा यह जाएगा कि जो 40 सीटों पर टिकटों का वितरण होगा उनमें बीजेपी मतलब एनडीए कितने ईबीसी जातियों को नेताओं को वोट टिकट देती है और फिर इसी तरीके से इंडिया अलायंस तो पहली प्रतियोगिता तो टिकटों में ही होगी और जब टिकट ईबीसी के बढ़ेंगे तो ओबीसी के कटेंगे, सवर्णों के कटेंगे। तो प्रतियोगिता वहां होनी है और वहां मुकाबला बीजेपी को भी करना होगा क्योंकि बीजेपी ईबीसी में जहां तक मुझे याद है सिर्फ 2 ही सांसद हैं अभी जो उनके जीते हुए सांसद है बिहार से। तो ये इस बार इस यहाँ भी आप देखिए अगर बारीकी से ज्ञानेश्वर जी, तो बीजेपी जी थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में है क्योंकि वो ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। जी नीतीश कुमार की पार्टी को आरजेडी और जेडीयू दोनों को जो अभी की स्थिति दिख रही है, उस स्थिति में 15-15 से ज्यादा लोकसभा सीटें नहीं लड़नी है। अधिकतम सीट पंद्रह लड़ेगी ये पंद्रह दोनों, की 15-15 की 16-16 वही 15-15 या 16-16, यही, इससे ज्यादा तो जी नहीं लड़ सकती हैं। जी नहीं उसके लिए भी आपको मनाना होगा, जो पार्टियां आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी को मनाना होगा, कम्युनिस्ट पार्टियों को मनाना होगा। अगर आप मुकेश सहनी की पार्टी को लोग साथ लेना चाहते हैं तो वो भी कोई 1-2 सीट पर मानने वाले तो है नहीं। वो नहीं पिछली बार 3 सीटें लड़े थे और उसके बाद अब उनको जी लग रहा है कि हमारी ताकत बढ़ी है जाति गणना के आंकड़े आने के बाद, तो उनके पास तो बहुत कम सीटें रहेंगी। बीजेपी बहुत खराब स्थिति में, कम भी लड़ेगी तो 28 सीट लड़ेगी। तो बिल्कुल 28-30 सीटों में वो हर समाज को ज्यादा टिकट देने की स्थिति में रहेगी। तब फिर उस समय ये चुनौती उछाल सकती है बीजेपी की, भाई आप टिकट दे करके दिखाइए, आप क्यों ज्यादा लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं। और अभी जो स्थिति है ना, अभी जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार अपने आप को खत्म कर रहे हैं, तो जी ये उनका खत्म होना, कमजोर होना, उनका पूरे अपोजिशन की पॉलिटिक्स को कमजोर करेगा। नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अति पिछड़ी जातियां नीतीश कुमार के साथ जुड़ती हैं और बड़े सहज भाव से जुड़ती हैं। महिलाएं जी उनसे बहुत सहज भाव से जुड़ती हैं और सवर्ण भी बहुत सहज भाव से उनसे जुड़ते हैं। अगर नीतीश कुमार का चेहरा हट जाता है, हम बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी के रास्ते में बिहार में एकमात्र बाधा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी के रास्ते में दूसरी कोई बाधा नहीं है। अगर नीतीश कुमार का चेहरा हट जाए तो बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप हो जाए बिहार में, और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं अपने तमाम राजनीतिक अनुभव के आधार पर। क्लीन स्वीप हो जाए, क्लीन स्वीप हो जाए, क्लीन स्वीप हो जाए अगर नीतीश कुमार का चेहरा बीच से हट जाए तो। नीतीश कुमार बाधा अच्छा है बीजेपी के रास्ते की। जी और अब जो स्थिति बन रही, तभी क्या बीजेपी ने इतना बड़ा इशू क्यों बनाया हुआ है नीतीश कुमार को? जैसा आपने कल जानकारी दी, आपको जानकारी मिली कि बीजेपी
घर घर पहुंचाएगी वो भाषण नीतीश कुमार का। बिल्कुल। नीतीश कुमार को टारगेट क्यों कर रही है बीजेपी? नीतीश कुमार को कमजोर क्यों बता रही है बीजेपी? नीतीश कुमार इसलिए जी बता रही है कि नीतीश कुमार कमजोर होंगे और अगड़ी जातियों में, अत्यंत पिछड़ी जातियों में ये मैसेज जाता है, अगर महिलाओं में ये मैसेज जाता है कि ये नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और कोई दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, आरजेडी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, तो वो स्वाभाविक रूप से उनकी दूरी बढ़ेगी। जो अभी इंडिया अलायंस है, जो विपक्ष का गठबंधन है, उससे स्वाभाविक रूप से दूरी बढ़ेगी और उसका स्वाभाविक लाभार्थी जो है वो बीजेपी होगी। तो ये तमाम अभी घटनाक्रम है जिस जी पर हम लोग अभी लगातार चर्चा कर रहे हैं। उस हम्म, घटनाक्रम में बीजेपी बहुत बेटर प्लेस्ड हो गई है, कई कारणों से हो गई है, लेकिन चूंकि बीजेपी के पास अपनी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई बैकअप प्लान नहीं है, और बीजेपी पिछले कई वर्षों से कम 9 साढ़े 9 साल से, जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पार्टी की कमान संभाली है, तब से बीजेपी इस आत्मविश्वास में है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उन नरेंद्र मोदी का करिश्मा है और अमित शाह की स्ट्रेटजी है। मतलब जो करना है ये दो आदमी कर लेंगे और हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। तो बीजेपी इस भरोसे में, इस आत्मविश्वास में उसने कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना के रखी थी जाति गणना को लेकर। जी। तो चलिए देखने की तो बात होगी कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा, नरेंद्र मोदी का चेहरा। जी नहीं, लेकिन उसमें अब स्ट्रेटजी नहीं बना के रखी है, तब भी हालात ऐसे हैं जो जिस जी हालात अब अपने आप उसके, ये अब किसी ने सोचा था क्या पिछले 6 महीने पहले कि नीतीश कुमार अचानक इस तरह से बिहेव करने लगेंगे? किसी ने नहीं सोचा था। वो जितने सेंसिबल नेता है, जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो किसी को नहीं लगता था कि इस तरह से अचानक करने लगेंगे, जिससे वो खुद ही कमजोर होंगे, उनकी पार्टी कमजोर होगी। अब तो बिल्कुल। ये कहा जाने लगा है ना कि पार्टी या तो विलय कर दे, किसी दिन वो आरजेडी में, किसी दिन ये भी कर सकते हैं। तब भी बीजेपी के लिए बेटर पोजीशन है। नहीं करते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तब भी बीजेपी के लिए स्थितियां ठीक हो रही हैं। अभी कागज पर हम लोग नहीं, कागज पर तो ठीक है, 2015 के चुनाव का इतिहास है और कागज पर जी वोट का आंकड़ा है कि आप, लेकिन वोट का आंकड़ा भी जो है, अगर आज जिस आंकड़े की बात हम लोग करेंगे, उस आंकड़े में क्या है? आप 32% या तो मुसलमान का आंकड़ा है, उसके बाद और बिल्कुल। 3% मान लीजिए उसमें कुर्मी भी जोड़ दें तो 35% हुआ। हम्म, इसके बाद किस वोट को ये अलायंस पक्के तौर पर कह सकता है कि हमारे साथ है? किसी वोट को नहीं कह सकते कि आपको काम करना होगा अभी आगे के चुनाव में, इसके लिए इस पर मेहनत करनी होगी उन जातियों को जी साथ में लाने के। बड़ा एक अम्ब्रेला अलायंस जिसको बाने के, जो जिसको रेनबो अलायंस कहते हैं, उस तरह का रेनबो अलायंस आपको करना होगा उसको लाने के लिए। और बीजेपी के साथ क्या है? बीजेपी के पास ये स्थितियां हैं, लेकिन चूंकि उसने तैयारी नहीं की है, उसके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है उसके पास। और ऊपर से उस कंफ्यूजन में ये आप इस तरह के बयान दे रहे हैं कि संकेत दे रहे हैं कि ईबीसी को बना देंगे, आप ईबीसी को बना दीजिए। लीडरशिप आपने आगे किया हुआ है, ओबीसी का, यादव का और कोयरी कुर्मी का चेहरा आपने आगे किया हुआ है। तो उधर स्ट्रेटजी की कमी है, चेहरे की कमी है। इधर चेहरे हैं, लेकिन हालात इस तरह के बन गए हैं कि वो नीतीश कुमार के कमजोर होने से, या उनकी जो भी स्थिति उसको कहें, उस स्थिति की वजह से इधर एक कमजोरी हो गई है। तो पलड़ा अगर देखेंगे तराजू पर, तो किसी तरफ अभी झुकता नहीं दिख रहा है। जो पहले लग रहा था, जिस दिन अलायंस हुआ था जी पिछले साल अगस्त में, ये दोनों साथ आए थे, तो सहज रूप से लगता था कि अब ये दोनों आरजेडी जेडीयू के सामने कोई नहीं टिकेगा। यहां तक कि जाति गणना के भी जब आंकड़े आए, तब भी हम सब लोग मान रहे थे। उसके बाद की जो बिल्कुल। स्थितियां हैं, बाद की स्थिति, 2 अक्टूबर के बाद की स्थिति देखिए कितनी बदल गई है। 2 अक्टूबर के बाद ही स्थिति कैसे बदल गई है। तो ये रोज पल पल स्थितियां बदल रही हैं, और उसके साथ साथ स्ट्रेटजी भी बदल रही है बीजेपी की। बीजेपी को अगर अगले 25 की स्ट्रेटजी बनाती है, 24 की स्ट्रेटजी के लिए बीजेपी को कुछ नहीं करना है, चैलेंज करते रहना है कि आप ईबीसी ले आइए, हमारे पास ईबीसी चेहरा है। पूरे इंडिया अलायंस में, पूरे इंडिया में कांग्रेस या किसी हम्म, पार्टी के तरफ सबको पता है कि कोई ईबीसी चेहरा प्रधानमंत्री के लिए नहीं पेश होना है। है ही नहीं, है ही उनके नहीं, पास कोई है ही नहीं। है ही नहीं, तो आप पेश क्या करेंगे? हमारा है, तो उसका एक मैसेज होगा ईबीसी को। हमारा पिछड़ा नेता है बिहार में, सम्राट चौधरी है, नित्यानंद राय है, हम उसके नाम पर वोट मांगेंगे। और 25 का जी जो 1.5 साल का समय उसके बाद बचेगा, उस 1.5 साल में आप देखिएगा कि बीजेपी अपना कहीं से झाड़ पोंछ करके निकाले, ईबीसी चेहरा आगे ले आएगी, उसको चमकाएगी, अगर उसको किसी तरह से दिखा करके और स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके लिए उसके पास टाइम है। चलिए, तो अजीत जी, बिहार बहुत बड़ा प्रयोगशाला है और नीतीश कुमार की सेहत खराब हो रही है। आप भी मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ही बीजेपी के रास्ते में सबसे बड़े बाधक हैं। यदि नीतीश कुमार हटे, नीतीश कुमार कमजोर हुए, तो बिहार में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। आगे भी बिहार की बात हम लोग आपके साथ करते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा
और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।